प्यारे बच्चों, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। हम लोग चलते हैं। आज से हमारा जो टॉपिक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और इनके द्वारा लिखा गया हम और हमारा आदर्श शीर्षक। तो हम APJ अब्दुल कलाम साहब की जीवनी पढ़ेंगे और इनके द्वारा लिखित टॉपिक को व्याख्या के रूप में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं भाई। और शुरुआत होती है अब कि इनका जन्म जो है सन 1931 ईस्वी को हुआ। इनकी प्रसिद्धि है मिसाइल मैन के रूप में और जनता के राष्ट्रपति के रूप में। पिता का नाम है जैनुलब्दीन, माता का नाम है असीअम्मा। शिक्षा इन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा ली थी और उसके बाद लेखन विधा इनकी है काव्य, आत्मकथा और विज्ञान। 3 विषयों पर इन्होंने प्रमुख रूप से रचनाएं रखी, काव्य के क्षेत्र में, आत्मकथा के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में। भाषा इनकी है सरल, प्रवाहमय और बोधगम्य। तो प्रवाह का मतलब गतिशीलता है, बोधगम्य माने जो इसे आसानी से समझा जा सकता है। और शैली है चिंतन परक, आत्म कथात्मक माने अपनी स्वयं को आधार बना करके कथन प्रस्तुत करते हैं। और चिंतनशील, आगे कैसे हम राष्ट्र को, समाज को आगे ले जा सकते हैं, इस विषय में प्रमुख रचनाएं हैं इग्नाटिम माइटस, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया, जनी और मृत्यु है सन 27 जुलाई सन 1915 के बाद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये रचनाओं के विषय में आपके सामने है। कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं बेटा? तो मिले हैं पद्म भूषण और पद्म विभूषण, भारत रत्न, वान ब्राउन अवार्ड। इनको ये 4 अवार्ड मिले हैं 1981 में, 1990 में, 1997 में, 2013 में। पे चलते हैं। ये है इनकी साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताएं हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। साहित्यिक विशेषताएं हैं कि विलक्षण प्रतिभा के धनी। इनकी जो प्रतिभा है, इनकी जो क्षमता है वो क्या है? विशेष है। यह क्षमता जो है बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। लोकप्रिय राष्ट्रपति संसार में, भारत के जनमानस में इनका अलग ही वजूद, अस्तित्व और महत्व रहा है। तो इसलिए भारत के प्रत्येक नागरिक उनका सम्मान करते हैं, उनके प्रति प्रेम आदर्श प्रकट करते हैं। ये समाज सेवी, दर्शन के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में हम सबके प्रेरणा के स्रोत। यहाँ पे प्रेरणा होना चाहिए बेटा। इनका आचरण, इनका जीवन ऐसा है, इनकी जीवन शैली ऐसी है कि जो प्रत्येक मानव को कुछ न कुछ सीखने के लिए, करने के लिए प्रेरित करती है। और इनकी ये है प्रेरणादायक शक्ति। इनकी यह प्रेरणादायक शक्ति बड़ी ही तेज है, मेधा से युक्त है, माने ऐसी बुद्धिमत्ता से, ऐसे ज्ञान से इन्होंने प्रेरणा दी है, ऐसे तरीकों से प्रेरणा दी है। मानव के मन मस्तिष्क को पुष्ट करने का काम किया है, भावनाओं को पुष्ट करने का काम किया है। जीवन को सही दिशा में ले जाने का जो आपने काम किया है वो सदा से क्या रहेगा भाई? सदा से मतलब लोगों के द्वारा सम्मान प्राप्त रहेगा, जिसको सब लोग स्वीकार करते हैं। और केशवेत आज संसार में न होते हुए भी संसार में, ये सही बात है, जीवन तो मरण धर्म है ही है। तो संसार में भले ही नहीं है, लेकिन इनकी मानसिकता, इनके विचार जो है
वो संसार में है, जिसे जो है लोग मान्यता देते हैं, जिसको अपने जीवन में अपनाते हैं, जिस विचारधारा को, वह विचारधारा, वह मन, वह सिद्धांत आज भी देखने को मिलता है। कार्य में अमिट छाप संसार के सामने छोड़ गए हैं। अपने इनका जो व्यक्तित्व है, इनका जो जीवन है, वो कैसा छोड़ा है इन्होंने, ऐसा प्रभाव संसार के लोगों पर, हमारे लोगों पर, भारतीय लोगों पर जो छोड़ा है, वो कभी भी मिटने और खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा इधर कुछ क्लासें नहीं हो पाई हैं तो इसका मतलब ये नहीं है, क्लास आपकी कंटिन्यू होगी। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती, कुछ टाइम टेबल को लेकर के, रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा था, पढ़ाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, खाली नहीं रहता था स्टूडियो, तो उस सब सिस्टम को व्यवस्थित कर दिया गया। तो आज से आपकी क्लास अब कंटिन्यू रहेगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO से एक वैज्ञानिक रूप में जुड़े रहे। DRDO का ये सदस्य थे और DRDO जानते हैं आप लोग कि विज्ञान की प्रगति, हेलीकॉप्टर, अग्नि, मिसाइल आदि का इन्होंने भी, हेलीकॉप्टर को डिजाइन करने में सहयोग दिया। अग्नि मिसाइल के परीक्षण में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसको सब लोग जानते ही हैं। तो हेलीकॉप्टर के डिजाइन में इनका विशेष योगदान रहा, लिखा हुआ। इन्होंने भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम अम्बालाल के साथ काम किया। इनकी ये भी जीवन की एक उपलब्धि रही। तो ये सारी चीजें इनके जीवन में देखने को मिलती हैं। अब आगे चलते हैं कि सन 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में परियोजना निर्देशक के रूप में कार्य किया। क्या किया इन्होंने? 1969 ईस्वी में DRDO से फिर इसरो आ गए। यहां इन्होंने परियोजना निर्देशक के रूप में किया। इन्होंने पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रक्षेपण यान जो बना, इसमें इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। 2002 कलाम जी को भारत का 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, जो 25 जुलाई 2007 को इन्होंने राष्ट्रपति पद से छोड़ दिया। मतलब 5 साल तक राष्ट्रपति रहे और इनका राष्ट्रपति का जो काल था वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण का मतलब अपने निर्णय के लिए, अपनी मानसिकता के लिए, अपने विचार के लिए, अपने कार्यकाल के लिए इन्हें सदैव याद किया जाता रहेगा। और दूसरी बार भी इन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस तरह से इनके जीवन की जो प्रमुख विशेषताएं थी, जो मेरे दृष्टिकोण में, मेरे हिसाब से जो अच्छी थी, जिनको हमको पढ़ना चाहिए, जिनको लिखना चाहिए और जिनको पढ़ने लिखने से हमें अच्छे से अच्छे नंबर मिल सकते हैं, तो उस तरीके से ये आपका टारगेट करके आपको बताया गया है, पढ़ाया गया है। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप निश्चित रूप से बताएंगे, कमेंट करेंगे, संकोच नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा बीच में अंतराल जरूर आया है कि काफ़ी दिनों से ये 11th 12th की क्लास नहीं चल पा रही थी, तो 11th की तो पिछले टर्म पे ये क्लास चली, वो फिर उसके बाद नहीं चल पाई। फिर आज से हमारी फिर 12th की क्लास को हम लेकर के रूटीन में आ रहे हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी क्लासें मिलेंगी, अच्छी तरीके से मिलेंगी। और जहाँ पे दिक्कत होती है उसको बताना आपका काम है, जहाँ पे समझ में नहीं आता है उसको बताना आपका काम है। अगर आप हमें बताते चलेंगे, हमारा सहयोग करते चलेंगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। इसलिए कोई परेशान होने की बात नहीं है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं कि मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ। आत्मकथात्मक शैली से है ना, अपने हिसाब से अपने भावों को, अपने ही विचार को प्रश्न के दायरे में लाना,
जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, उसी पर प्रश्न खड़ा करना इनकी शैली है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं क्यों मिलता हूं युवकों से, तो उसके पीछे कोई कारण होगा, कोई दृष्टिकोण होगा। इन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मुझे अपने छात्र जीवन के दिनों में सोचने लगता है। क्या किया भाई कि जब हम इस प्रश्न के विषय में सोचते हैं कि हम युवकों से क्यों मिलते हैं, छात्रों से क्यों मिलते हैं, तो हमारे सामने एक दृष्टिकोण उभर करके सामने आता है। स्वाभाविक सी बात है, वो दृष्टिकोण ये होता है कि हमको अपने छात्र जीवन में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिस रास्ते से होकर के हम गुजरते हैं, जिस रास्ते से होकर हम आगे बढ़ते हैं, जिस रास्ते से होकर हम आगे गुजरते हैं, जिस रास्ते से होकर हम आगे बढ़ते हैं, उससे क्या होता है भाई, वो हमारा अनुभव होता है। तो हमने अपने जीवन में, हम अपने बचपन में, हम अपने युवावस्था में किन किन कठिन परिस्थितियों का हमने सामना किया, तो और हमने उन पर कैसे अधिकार पाया, कैसे उन पर विजय पाई, और उस समस्याओं का समाधान कैसे किया। तो अगर उसी समाधान, उसी कठिनाई और उसी अनुभव को हम आज की युवा पीढ़ी को देते हैं, बताते हैं, तो निश्चित रूप से उनका जीवन सुखकर हो सकता है। उनके जीवन में जो समस्याएं हैं उन पर कुछ हद तक कहीं ना कहीं हम नियंत्रण कर सकते हैं। उनको अच्छा जीवन बिताने के लिए, उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए हम उनकी सहयोगी की भावना निभा सकते हैं, सहयोग का कार्य कर सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर हमें क्या करना है कि युवा पुरुषों से मिलते हैं तो हमारे पीछे ये है कि हमारे जीवन में, हमारे युवा काल में कैसी कैसी समस्याएं थीं, और उन समस्याओं को फिर हम एक बार याद करते हैं। भाई चूंकि बहुत दिन पहले की हुई घटनाएं, तो उनको एक बार क्रमबद्ध हम याद करते हैं कि भाई हमारे जीवन में एक बार ऐसा हुआ था, और हमारे जीवन में इसलिए एक बार ऐसा हुआ था। तो उन समस्याओं को, उन परिस्थितियों को याद करके हम ये मानते हैं कि अब इन बच्चों के सामने भी ये समस्या होगी, तो एक तो उसका समाधान ऑटोमेटिक हो जाता है, या फिर कोई ऐसी बात आती है कि जो नई है, तो हम अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, और हम उस समस्या का समाधान करने में महती भूमिका निभा सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं। तो कहते हैं कि रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। भाई रामेश्वरम एक द्वीप, हाँ जानते हैं, द्वीप है, टापू है भाई। द्वीप जानते हैं, जो ऐसा धरातल जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, तो वहां का निवास स्थान, वहां का वातावरण, वहां की सोच, एक संकुचित दायरा। लेकिन फिर वहां से निकले, डीआरडीओ गए, इसरो गए। अब डीआरडीओ, इसरो को पहले भी उन्होंने बहुत सी छोटे छोटे लक्ष्य हासिल किए, और उसके बाद फिर राष्ट्रपति भी बने। तो भारत के अंतिम पायदान से उठ करके, भारत के सबसे निचले स्तर से उठ करके उन्होंने क्या किया, सर्वोच्च स्तर तक। अरे भाई सर्वोच्च स्तर का मतलब क्या है? सर्वोच्च स्तर का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के पद तक पहुंचना, ये अपने आप में एक गौरव का विषय है। और इस गौरव के साथ साथ उनका जो नेचर है, उनका जो व्यक्तित्व है, कि कहीं ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति बन गए तो बहुत अहंकार आ गया, सामान्य जीवन से। और इन्होंने क्या किया था कि इनका व्यक्तित्व ही बहुत विचित्र था। विचित्र का मतलब बिल्कुल सन्यासी थे, एक सूटकेस लेकर आए और एक सूटकेस लेकर चले गए राष्ट्रपति भवन से। राष्ट्रपति भवन में एक कमरा, दो कमरा इन्होंने खुलवाया आराम से, बहुत बड़ा है, आप लोग जानते हैं, बहुत उसमें कमरे हैं, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं था। अच्छा, प्रकृति के प्रति इनका अनुराग था, और काम ये करते थे, राष्ट्रपति रहे फिर भी लोगों से, समाज से अगर लोकप्रिय राष्ट्रपति हुए हैं, तो कुछ न कुछ इनके चरित्र में, इनके आचरण में, इनके व्यक्तित्व में, इनके कृतित्व में इस प्रकार की विशेषताएं थी कि जो भारत का प्रत्येक व्यक्ति इनको सम्मान देता है, आदर देता है। तो कोई ना कोई बात तो रहती है। अगर कोई किसी का
किसी का बहुत से लोग अगर आदर करते हैं तो उसके अंदर कुछ ना कुछ विशेषता निश्चित रूप से होती है। तो यही बात कर रहे हैं। तो फिर क्या किया, रामेश्वरम के द्वीप से निकल कर कितनी लंबी यात्रा की, जैसे कि मैंने आपको बताया, पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे विश्वास नहीं होता। कलाम जी कहते हैं कि जब मैं आज के जीवन से पीछे के जीवन को जो मैंने बिताया है, जहां से मैं धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा हूं, जीवन विकास की ओर बढ़ा है, जीवन में जो कुछ अनुभव हुए हैं, जब उसकी तरफ ध्यान जाता है, सोचते हैं, विचार करते हैं, तो लगता है कि अरे ये कैसे हो गया, ये तो असंभव। और ये चीज एक व्यक्ति और एक जीवन में नहीं है, क्योंकि जीवन की जो शुरुआत होती है बेटा ना, वो बहुत धीरे धीरे होती है। अब फिर धीरे धीरे जब आप उन्नति के शिखर पर पहुंच जाते हैं, जहां तक आपको पहुंचना है, एक लिमिट होती है भाई कि चलो इतना विकास कर दे, फिर आप व्यक्ति को खुद ही महसूस होने लगता है कि भाई अब आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे, या उसका मन ढीला हो जाता है। और बढ़ पाने का मतलब ये कर्म क्षेत्र से वो हट जाता है, कर्म क्षेत्र से हट जाता है कि मतलब अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, अपनी मेधा को लगाना ही बंद कर दोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए सबसे जरूरी ये है कि हम अपनी मेधा को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को पूरी तरह से अपने कर्म में लगा दें। और जितनी ही हम मेहनत करेंगे, जितना ही हम परिश्रम करेंगे, जितना ही हम कोशिश करें, आगे बढ़ेंगे, हर स्तर पर आगे बढ़ेंगे, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, किसी भी तरीके से प्रसिद्धि भी हमारी होगी। लेकिन अब कहें कि नहीं भाई अब हमको कुछ कहीं करना है, बिल्कुल आराम से, और क्या कहते हैं, शांत होकर के बैठ जाएंगे, कर्मों से बाहर हो जाएंगे, जिम्मेदारियों से बाहर हो जाएंगे, जब कुछ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपका अस्तित्व मिटना बिल्कुल निश्चित तय है। इसलिए क्या करना है, हमको अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को बनाए रखने के लिए, हमको अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को बनाए रखने के लिए क्या करना होगा, निरंतर कर्म से लगे रहना होगा, निरंतर कर्म से लगे रहने होगा। आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका। कहा कि मेरी जो ये जीवन यात्रा है, जो मेरे विकास की गाथा है, इतना मतलब कैसे मेरे जीवन में ये इतना ज्यादा प्रभावशाली परिवर्तन आया, कैसे मेरे जीवन में हुआ। जब देखते हैं तो क्या होता है कि ये कैसे मेरे जीवन में ये संभव हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन कहा कि उनके लिए, मेरे लिए इस असंभव कार्य को भी संभव करने के पीछे अगर कोई एक रहस्य है, कोई एक शक्ति है जिससे मुझे ये प्रेरणा मिली है, तो वो है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा का मतलब होता है मेरी बहुत बड़ी इच्छा, चाहत। जब अब ये महत्वाकांक्षा करना चाहिए, चले अच्छी बात है। आकांक्षा का मतलब सोचते क्या होता है भैया, आकांक्षा का मतलब इच्छा होती है, चाहत होता है, और महत्वाकांक्षा का मतलब होता है महत्वपूर्ण आकांक्षा, बड़ी आकांक्षा। जो तीव्र इच्छा होगी, तीव्र चाहत होगी तो कोई कार्य, कहते हैं ना, जो चाह है तो राह है, कहते हैं चाह है तो राह है। जो हम चाहते हैं उसको हम सिद्ध कर सकते हैं और करते हैं, जो हम चाहते हैं उसको सिद्ध कर सकते हैं और करते हैं, उसमें कहीं पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। तो अपने कार्य को क्या करेंगे भैया, हम अपने कार्य को जैसा चाहते हैं वैसा सिद्ध करते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, बातें मेरे दिमाग में आती है, जब हम याद करते हैं, पुरानी चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ चीजें जैसे हम अपने पुराने जीवन के विषय में सोचते हैं तो कुछ नई नई चीजें भी आती हैं, समझ में आता है कि हाँ ऐसा हुआ हमारे जीवन में, ये उतार चढ़ाव आया, यहाँ से हमारे जीवन में इस तरह का परिवर्तन आया। जैसे आप लोग भी सोचते होंगे, अगर आप लोग भी भाई चलिए 11th-12th में पढ़ रहे हैं, इंटर के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, 12th के लिए पढ़ाया जा रहा है, तो जब देखते होंगे कि पहले हम लोग फिर कहाँ पढ़ते थे, फिर कौन सा हमारा साथी था, फिर छूटता है कि कितने लोग मतलब छूटते गए, कितने लोग मिलते गए, और कुछ लोग मिलते जुड़ते आगे की तरफ बढ़ते चले गए। तो ये जीवन की जो विकास गाथा है, जीवन में जो छोड़ने और ग्रहण करने की जो शक्ति है, जीवन में जो छोड़ने और ग्रहण करने की जो एक प्रवृत्ति है कि कुछ चीजें हम छोड़ते हैं, कुछ ग्रहण करते जाते हैं, तो छोड़ना और ग्रहण करना, उत्थान की ओर ले जाना। तो कौन सोचता रहता है कि अरे कभी अभी छोटे बच्चे रहते हैं तो हम भी बड़े होंगे तो बताएंगे, आपके मन में भी ये आता होगा
कि जब आप छोटे थे तो कहते हम बड़े हो जाएंगे ना पापा जैसे तो फिर हम ऐसे करेंगे। अब पता चला जब आप बड़े हो गए तब फिर तो नहीं समझ में आता। जब आप बिल्कुल थे 5 साल 8 साल के थे तो गए थे, जैसे मान लो आपको कोई बड़ा भाई बहन है तो जब आपको कुछ डांटता था समझाता तो कहते रहने दो हम बड़े होंगे तो बताएंगे। अब जब वहां तक आ गए तो अभी यहाँ तक आ गए, यहाँ तक का तो अनुभव हो गया भाई। जितनी आयु आपने प्राप्त कर ली है, जो भी इंटर के बच्चे के लिए होती है 14 15 16 साल, तो वो आयु का अनुभव और 5 साल की आयु का अनुभव। जब आप 5 साल में थे, 6 साल में थे, 4 में, 5 में, 8 में पढ़ते थे तो आप सोचते थे इंटर में पढ़ेंगे तो बताएंगे फिर क्या करना है। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है, जैसे जैसे आप आगे जाते हैं नई चीजें सीखते जाते हैं, पुरानी चीजें छोड़ती चली जाती है। तो उत्थान के पीछे, गति के पीछे, विकास के पीछे कोई ना कोई मानसिकता होती है। और वो मानसिकता कौन सी होती है? महत्वाकांक्षा, माने बहुत बड़ी। जब हमारी इच्छाएं बड़ी होंगी, जब हमारी इच्छाएं बड़ी होंगी, हमारा लक्ष्य बड़ा होगा। जब हमारी इच्छाएं बड़ी होंगी, लक्ष्य बड़ा होगा, तो हम क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा कर्म करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कर्म करने का प्रयास करेंगे। जब ज्यादा से ज्यादा कर्म करने का प्रयास करेंगे तब क्या हो जाएगा भाई? जितना हम कर्म करेंगे उतना हमारे जीवन में या हमको सफलता मिलेगी। तो सफलता का तो केवल एक मूल मंत्र है, सफलता का तो केवल एक मूल मंत्र है, वो क्या है कि अधिक परिश्रम। और जब हम महत्वाकांक्षा करेंगे, बड़ी बड़ी इच्छाएं देखेंगे, सपने देखेंगे, तो कलाम जी ने कहा था ना कि सपने वो नहीं होते हैं जो सोई बंद आंखों से देखे जाते हैं। सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आंखें बंद करने नहीं देते, अर्थात सोने नहीं देते। सपने वो नहीं है जो हमें बंद आंखों से देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। इस तरह का इनका वाक्य है। हो सकता है ये जो शब्द मैंने बोले इसमें कुछ एक का शब्द इधर उधर हो, लेकिन बोला भाव यही है। तो अगर हम सपने देखते हैं तो उसके लिए हमें कर्म करना होगा, कर्म करेंगे। अब जब कर्म करेंगे तो सफलता मिलनी बिल्कुल निश्चित है। फिर कर्म करेंगे तो कोई ऐसी दुनिया में ऐसी कोई ताकत ही नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम कर्म करें और उसका फल न मिले। ये अलग बात है कि आप किस मानसिकता से, कितनी ऊर्जा से, कितनी निष्ठा से कर्म करते हैं। अगर पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से फल मिलने वाला है। एक तरह से देखा जाए तो कलाम साहब ये कह रहे हैं कि भाई सब लोग कर्म करो, अच्छे से पढ़ो लिखो और जीवन को सुखदायक बनाओ। और ये बात चल रही है युवकों के विषय में, इसलिए आपके चैप्टर में ये रखा गया है। आप लोग युवक हैं भाई, अपने जीवन को आपको सही दिशा देना है, अपनी शक्ति को पहचानना, अपने सामर्थ्य को जानना है। तो कहते हैं कि मेरा ख्याल है, मैं सोचता हूं, मैं मानता हूं, मैं जानता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही है कि मैंने अपना क्या किया है। मेरे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रही है कि मैंने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। योगदान के मुताबिक का मतलब जो मैंने भाई किया, जो कर्म किया, जितना मैंने परिश्रम किया उसके अनुसार फल होगा, ऐसा मैंने सोचा, ऐसा मैंने जाना। क्या कर देंगे? अपने योगदान के मुताबिक माने जो हमने किया उसका फल हमको मिलेगा। और जब हम सही कर्म फल का हम अवलोकन कर लेंगे, सही कर्म फल के प्रति हम क्या कर लेंगे? अपना मानसिक स्तर सेट कर लेंगे, तो फिर हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कर्म फल का मतलब अब जैसे ये है कि 1 घंटा पढ़ोगे क्या 90% आए, ऐसे थोड़ी होता भाई। 90% पढ़ने के लिए जितना आवश्यक है 4 5 6 घंटे उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो हर चीज के लिए हमको क्या प्राप्त करना है और उसके लिए क्या करना है, दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जब हम अब चाहते तो बहुत कुछ है, मिल तो हमें बहुत कुछ जाए, लेकिन करना कुछ न पड़े। जब कुछ नहीं करना पड़ेगा तो भैया कुछ मिलेगा भी नहीं, तब तो समस्या हो जाएगी। फिर क्या कहते हैं कि बुनियादी बात जो आपके समझनी चाहिए वह यह है कि आपका जीवन अच्छी चीजों के पाने का हक रखता है। सबसे पहली बात तो हमें ये अपना मानसिक स्तर तैयार करना होगा। हमारे मन मस्तिष्क में इस प्रकार के भाव आने होंगे कि संसार में जो कुछ है उसको क्या कर सकते हैं? हम हासिल कर सकते हैं, हम प्राप्त कर सकते हैं। अब ये अलग बात है, अब कह दो भैया उन्होंने ये कर लिया, ये हमारे बस का नहीं। अगर एक ने कर लिया है तो हम भी कर सकते हैं, बल्कि यहां तक मानसिकता होनी चाहिए कि जो किसी ने नहीं किया है वो हम कर सकते हैं।
जब इतना आत्मबल होगा, जब ऐसी हमारी मानसिकता होगी, ऐसे हमारे विचार होंगे, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर कर्म की प्रवृत्ति जो है जागृत होगी। प्रवृत्ति का मतलब स्वभाव, तो कर्म का जब स्वभाव बन जाएगा, कर्म हम करने की हमारे मन में प्रेरणा आ जाएगी, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल से सफलतम होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि हम करें कुछ ना और मिल सब जाए। तो कह रहे हैं कि जो जीवन में सबसे अच्छी चीजें हैं उसको हमें पाने का हक है, अधिकार। हक का मतलब क्या कह रहे हैं? अधिकार है। लेकिन क्या कहते हैं, सारा संसार किस पर परेशान है? सब लोग अधिकार की बात करते हैं। सब लोग किसकी बात करते हैं? अधिकार की बात करते हैं। फिर क्या किया? कर्तव्य भी तो होना चाहिए। चाहिए तो सबको सब, लेकिन करना कुछ ना पड़े। तो कह रहे हैं अधिकार भी होना चाहिए और अधिकार पाने के लिए कर्तव्य भी करना होगा। और इस चीज को हमें अपने मन मस्तिष्क में बैठालना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं? अपने जीवन को सुखमय, समृद्धमय और आनंदमय बना सकते हैं। और ये चीज हमें युवावस्था से ही समझानी होगी। ऐसा नहीं कि भाई देखो, ये जो युवा काल होता है, किशोरावस्था और युवावस्था जो होती है, इस समय जो हमारे मन मस्तिष्क में भाव विचार बैठ जाते हैं, जो हमारी मानसिकता हो जाती है, वो फिर आगे चल के बदलती नहीं है। जो मन विचार हमारे मन में आ गया, फिर आगे वो बदलने वाला नहीं है। तो उसका क्या करना है? इसलिए हमें उसका ध्यान रखना है। उनका जो ईश्वर के द्वारा दी हुई है, भाई जो ईश्वर के ने हमें, जो ईश्वर ने संसार में बनाया है, जो भी संसार में, अरे ईश्वर, भाई दो चीजें होती हैं कि एक तो ईश्वर ने बनाया है डायरेक्ट, और एक ने ईश्वर ने जिसको बनाया उसने बना दिया। तो कहीं ना कहीं से अप्रत्यक्ष रूप से सब चीजों के पीछे ईश्वर है। सब चीजों के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। अब भाई चलो, इंसान को मान लो भगवान ने बनाया है, मान लिया हमने। लेकिन जो भगवान, जो इंसान ने बनाया है, अगर देखा जाए तो एक तरीके से उसको भी भगवान ने ही बनाया है। हाँ, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट रूप से। तो क्या कहने का मतलब ये है कि जितनी भी संसार में चीजें हैं, उनका आप उपभोग कर सकते हैं। आपके लिए वो, आप उसको हासिल कर सकते हैं। आपके लिए वो, आपके लिए हर तरीके से वो प्राप्त की जा सकती है, आप कर सकते हैं। लेकिन करना क्या पड़ेगा भाई? उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। जब तक हमारे विद्यार्थियों, युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे? क्या करना? इसी तरीके से जैसे संसार में जो चीजें हैं वो हम प्राप्त करने का हक रखते हैं, तो हमारे मन में ये भी विचार आना चाहिए कि हमको विकसित भारत का नागरिक बनना है। जब हमारा टारगेट क्या हो जाएगा कि विकसित भारत का नागरिक बनना है, जब हम विकसित भारत का नागरिक बनने का टारगेट सेट कर लिए, अपना लक्ष्य सेट कर लिए, तो उसी हिसाब से हमको काम करना होगा। जैसे हमने लक्ष्य फल की प्राप्ति तो कर लिया, काम नहीं कर रहे हैं, अब हमने लक्ष्य और फल को निर्धारित कर लिया कि भैया हमको क्या करना है? हमको विकसित भारत का नागरिक बनना है। हमको क्या करना है? विकसित भारत का नागरिक बनना है। अब विकसित भारत का नागरिक बनने का मतलब क्या है भाई? हमारा भारत के विकास में हमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, भारत को आगे ले जाना है। अगर यह मानसिकता हमारे मन में बैठ गई और हमने इसके अनुरूप हमने कार्य किया, और जब इसके अनुरूप हम कार्य करेंगे तब क्या हो जाएगा? तो भारत विकास के मार्ग पर, विकास के पथ पर, विकास के पग पर क्या हो जाएगा? अग्रसर होगा। अब जब विकास के पथ पर, विकास के पग पर, विकास के मार्ग पर भारत अग्रसर हो जाएगा, तो जब भारत ही विकसित हो जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक जन सामान्य विकसित भारत का नाश हो जाएगा। लेकिन भारत को विकसित करने में सबको अपनी अपनी, प्रत्येक नागरिक को अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी। ऐसा नहीं कि हम कुछ ना करें और सब कुछ हो जाए। ये मानसिकता, ये विचार भारत के प्रगति में अवरोधक है। ठीक है? जहां पे जो भी प्रॉब्लम हो, जहां पे जो भी बातें न समझ में आए, वो निश्चित रूप से पूछें। कहीं पर कोई भी दिक्कत होती है तो बताएं। ठीक है, चलते हैं आगे।
तो विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। भाई जो विकसित देश हैं उनको, और समृद्धि का मतलब संपन्नता, विकसित देश जो हैं उनकी जो संपन्नता है उसके पीछे कोई और बात नहीं है। उनकी जो समृद्धि है, उनका जो पैसा रुपया धन सम्मान मान सम्मान है, उसके पीछे और कुछ नहीं है। कि कैसे अचानक एकाएक वो समृद्ध नहीं हो गए, उसके लिए क्या किया उन्होंने? कठिन परिश्रम किया है, कठिन मेहनत किया है। पहले टारगेट अपना सेट किया, पहले अपना उद्देश्य सेट किया, क्या चाहते हैं, और जिस हिसाब से हमने उद्देश्य सेट किया या इन देशों ने अपना उद्देश्य सेट किया उसी हिसाब से कर्म किया। और जब उद्देश्य सेट है और कर्म करेंगे, उद्देश्य निर्धारित है और कर्म करेंगे तो उद्देश्य सफल हो जाएगा। अब क्या करना है? बिना सोचे समझे जबरदस्ती एक योजना होनी चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमको ये करना है और इतने दिन में करना है। जब योजनाबद्ध तरीके से हम कोई कार्य करते हैं तो उसकी सफलता ज्यादा हो जाती है, उसके सफल होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है? हमको सारी चीजें निर्धारित करके और उनको पाने का, उनको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमको निभानी होगी। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है, क्या कि इन राष्ट्र जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है कि लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया है, मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। कहते हैं G8 को जो देश हैं उनके मन में क्या करना है भाई? एक ये धारणा स्थापित कर देनी, विचार बैठाल देना है कि अब हमने जो भी जीवन बिताया चलो ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है? इतना राष्ट्र को आगे ले जाना है, इतना राष्ट्र को आगे ले जाना है कि हमारे जीवन में जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमारे बच्चों का जीवन सुखमय हो, समृद्धमय हो, विकसित राष्ट्र के वो अंग बने, विकसित राष्ट्र का जीवन विकसित राष्ट्र के अंश बने। हमें क्या करना है? हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को, हमें अपने आने वाले युगों को, आने वाली पीढ़ियों को क्या करना है भाई? अपने आने वाले युगों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को अच्छी से अच्छी संस्कृति, अच्छा से अच्छा ज्ञान विज्ञान और अच्छी से अच्छी समृद्धि प्रदान करनी है। भारत को मजबूत करना है, भारत को मजबूत करके अपनी आने वाली पीढ़ियों को देना है। एक कमजोर नहीं, एक सशक्त भारत देना है, एक समृद्ध भारत देखना है। अगर हमारे मन में, आज की पीढ़ी के मन में, युवकों के मन में ये विचार आ गया कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले संतानों को आज ऐसा भारत सौंपेंगे, ऐसा समृद्ध भारत सौंपेंगे, कहने का मतलब क्या होता है? जैसे आज आप व्यक्तिगत जीवन में भी देख लीजिए, हर पिता चाहता है कि भाई हमारा बच्चा हमसे आगे जाए, तो राष्ट्र भी तो हमारा ही अंश है, उसके भी बढ़ाने की, उसको भी आगे करने की, उसे समृद्ध बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारा कर्तव्य है उसके प्रति, और इस कर्तव्य की भावना का जब तक हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में संचार नहीं होता है, तब तक हम भारत के अच्छे नागरिक कभी नहीं कहला सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कह रहे हैं आगे कि तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। क्या किया? अच्छा जीत मिला। जब उन्होंने सोचा कि तब क्या कि जैसे उन्होंने इच्छा की थी, जैसे उन्होंने चाहत की थी, जैसी उन्होंने चाहत की कि हमें समृद्ध भारत का नागरिक बनना है, और उसके हिसाब से कार्य किया, और इसके हिसाब से कार्य किया तो वो देश समृद्ध हो गए। और यही मानसिकता हमारे भारत में आनी चाहिए। विकसित राष्ट्र जो हैं उनकी समृद्धि के पीछे क्या कारण है? उनकी सोच, उनका विचार। उसी प्रकार से हमें भी अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले मानसिक, कहते हैं ना मनसा वाचा कर्मणा। फिर क्या कहते हैं? एक चीज होती है मनसा वाचा कर्म, सब लोग जानते हैं वो क्या होता है? मनसा और वाचा और कर्मणा। सबसे पहले मन में विचार आनी चाहिए भाई, मन में विचार आना चाहिए, फिर उसको हम बोलेंगे, कहेंगे, और फिर उसको कर्म के रूप में करेंगे। अब लोग करते क्या हैं? ये पहले वाचा कर देते हैं, बोल बहुत ज्यादा देते हैं, करते कुछ नहीं है। पहले मन बनाइए कि हाँ हमको
मन बना लिया है तो उसका टारगेट निर्धारित कर लीजिए, उसके विषय में सोच लीजिए। जब उसके विषय में सोच लेंगे, विचार कर लेंगे, तब कार्य रूप में परिणित करिए। जब पूरी योजना बना लेंगे, सोच लेंगे, विचार लेंगे और उसको कार्य रूप में परिणित करने की कोशिश करेंगे, तभी आपका कार्य सफल होगा। कहते जिसकी पूर्व योजना नहीं होती, जिसको पहले से सोचा, विचारा, समझा नहीं जाता है, वो कार्य कभी भी क्या होता है, सफल नहीं होता है। तो किसी कार्य को करने के पहले उसके विषय में पूरी योजना हमें बनानी पड़ेगी, तभी हम क्या कर सकते हैं, भारत को विकास के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। और कलाम जी यही युवकों को संदेश दे रहे हैं कि अगर समृद्ध राष्ट्र में जीवन यापन करना है तो जो कुछ हम चाहते हैं कि हमारे देश में चलो भाई ये भी हो जाए, हम चाहते हैं कि हमारा देश संसार में सबसे महान हो जाए, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा ना भाई। उसके लिए काम करेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर किसी को कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे, किसी को कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे। और ये क्लास आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहो भाई, बताते रहो, जहां भी दिक्कत हो, जहां भी परेशानी हो, बताना है, पढ़ना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, अब पढ़ाई लिखाई भी कैसी चल रही ये भी बताना है। और काफी अंतराल के बाद ये क्लास गई है आपके लिए, लेकिन फिर भी आप आगे से कोई भी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी, आपको लगातार रूटीन में क्लास मिलती रहेगी। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हमारे साथियों का, हमारे दोस्तों का, हमारे मित्रों का और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने में सहयोग करिए। आज की क्लास के लिए आप सबको मेरी तरफ से और सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।